हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकम टैक्स एक्ट 43B के बारे में। इनकम टैक्स 43B के अंदर एच एक क्लोज नया जुड़ा है, मतलब 43B में अमेंडमेंट हुआ है। उस अमेंडमेंट में क्या चीज़ दी गई है, क्या डिटेल है, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके अंदर आज हम देखेंगे वीडियो के अंदर कि उस एक्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे पता लगाना है कि अपने पे ये लागू होगा या नहीं। और टेली में एंट्री करते समय भी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको बचाव किया जा सकता है, या हम इसको समझ सकते हैं, या फिर अलग तरीके से इसकी रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 43B सेक्शन, इनकम टैक्स का 43B सेक्शन क्या कहता है। अब यहाँ पे 43 सेक्शन बी सारी चीज हिंदी के अंदर अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए इसमें डाल रखिए कि धारा 43B व्यापार और पैसे से आय से संबंधित है और इसमें कुछ वैधानिक खर्चों के बारे में बताया गया जिनका दावा केवल वास्तविक भुगतान के वर्ष में व्यवसायिक आय से कटौती के रूप में किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया है, 43B क्या कहता है कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंसेस चुका रहे हैं, उन एक्सपेंसेस जो आपने चुका दिए हैं, उन एक्सपेंसेस का ही आप क्लेम कर सकते हो। अब काफ़ी सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो अपने नेक्स्ट ईयर में चुकाते हैं। तो इसका क्या सिस्टम होता है कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, उस आईटीआर फाइल करने से पहले उन खर्चों को चुका देते हैं, यानी जो पेबल लेके आते हैं अपने खर्चे, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, या फिर बोनस हो गया, कुछ भी खर्चे होते हैं, तो उनको पेबल लेकर आते हैं आगे। उनको अगर हम फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं चुका पाते या फिर आईटीआर फाइल करने से पहले चुका देते हैं, तब उनका अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। ये बात करता है 43B एक्सपेंसेस के बारे में। अब जो एक्सपेंसेस के अंदर 43B में जो एच क्लोज जोड़ा है, वो क्या कहता है, वो आता है एमएसएमई एक्ट के अंदर। मतलब सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उद्यमों का लिए भुगतान को अधिनियम की धारा 43B के दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। तदनुसार अधिनियम की धारा 43B में एक नया खंड एच सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारित द्वारा दे कोई भी राशि अधिनियम 2006 के तहत केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती की अनुमति दी जाएगी। मतलब ये हुआ कि एच खंड के अंदर ये जोड़ा गया है कि एक्सपेंसेस के अलावा एमएसएमई एक्ट में, एमएसएमई एक्ट हो गया इसका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब ये क्या होता है कि मतलब इसके अंदर कोई भी व्यापारी अगर रजिस्टर्ड होता है तो उसमें से सिर्फ स्मॉल कैटेगरी को और माइक्रो कैटेगरी को, स्मॉल कैटेगरी को और माइक्रो कैटेगरी को इस एक्ट के अंदर लिया है, इसमें मीडियम कैटेगरी वालों को नहीं लिया है। मतलब इनमें से कोई भी व्यापारी से अगर माल खरीदेगा, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी जो एमएसएमई, एमएससी, एम हटा देते हैं, मध्यम मीडियम को लिया नहीं है, इसमें सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को, तो एमएससी एक्ट के मतलब एमएससी के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर हमने उस पार्टी से माल खरीद रखा है तो उस पार्टी को हमें टाइम लिमिट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। वो टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट इसने बता रखी है एमएसएमई एक्ट की धारा 15 के अंदर, इसकी टाइम लिमिट भी दे रखी है। अब धारा 15 क्या कहती है, एमएसएमई एक्ट अधिनियम 2006 की धारा 15 उस समय सीमा का प्रावधान करती है जब खरीदार द्वारा सूक्ष्म या लघु उद्यम आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे टाइम लिमिट का सेक्शन 15 के अंदर डिटेल दे रखी है, और सेक्शन 15 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टी से आपने रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट कर रखा है, मतलब पेमेंट का एग्रीमेंट कर रखा है, तब उसको आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टी से आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा है तब उसको 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो 43BH ये कहता है कि इसको एमएसएमई एक्ट वाले मतलब धारा 15 के हिसाब से अपने को एक्सपेंसेस के अलावा जिन पार्टियों से मतलब जो स्मॉल और माइक्रो कैटेगरी है, यानी सूक्ष्म और लघु उद्योग वाले जिनसे माल खरीद लिया है, अगर हमने उनको पेमेंट नहीं किया तो उस पर यह लागू हो जाएगा धारा 43 का क्लोज एच। ये मतलब धारा 43 का जो सेक्शन है ये उस पर लागू हो जाएगा। मतलब जैसे एक्सपेंसेस पे लागू होता है वैसे ही ये एमएसएमई एक्ट पे भी, इस पे भी लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जिन जिन पार्टियों से माल खरीदा है हमने उनको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। इफेक्टिव कब से हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल 2023, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 से। कहने का मतलब अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है, तो इसी साल ये लागू हो चुका है।
तो अब इसका मतलब क्या होगा कि मार्च क्लोजिंग के अंदर जिन जिन पार्टियों को हम सन्ड्री क्रेडिटर के रूप में आगे ऑडिट में लेके जाएंगे कि भाई इन इन पार्टियों के हमारे बकाया है, तो उनको ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, जो सीए ऑडिट करेगा उनको एक क्लोज में देना पड़ेगा कि भाई हमें बताना पड़ेगा उनको कि इन इन पार्टियों के हमारे 45 डेज से कम के पैसे बाकी है या नहीं है, या कब कितने दिन के बाकी है, वो सारी डिटेल अपने को मेंशन करनी पड़ेगी। अगर हमने बता दिया उनको कि इनके 45 डेज से ज़्यादा की पेमेंट बाकी है, मतलब जो एमएसएमई कैटेगरी का है और उसका 45 डेज से ज़्यादा का बकाया हमने भुगतान नहीं किया है, उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसअलाउ कर देगी, उसको अपनी परचेज में नहीं शामिल कर सकते, उसको क्या करेगी, इनकम में शामिल करने की बात है। अब ये माइक्रो और स्मॉल और मीडियम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पार्टी जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़, मतलब जिस पार्टी का 5 करोड़ तक का टर्नओवर है, यानी 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, माइक्रो कैटेगरी में आता है। या फिर कोई भी पार्टी ने जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, तो वो माइक्रो कैटेगरी में आएगा। स्मॉल के अंदर कौन आएगा, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है और या फिर उसने 10 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो स्मॉल कैटेगरी में आ जाए। मीडियम में कौन आएगा, मीडियम में आएगा अप टू 250 करोड़ रुपए तक की पार्टी जो है, या फिर 20 करोड़ रुपए तक का उसने मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो आएगा। तो यहाँ पे एमएसएमई एक्ट के अंदर इसमें क्या है, एमएसई एक्ट को लिया है, यानी सिर्फ माइक्रो और स्मॉल बिजनेस वालों को, कि यानी हम जिन पार्टी से माल खरीदते हैं अगर वो 250 करोड़ से ऊपर की है, यानी मीडियम कैटेगरी में है, तब हमें उनका 45 दिन का या 15 दिन का कोई रोल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हमें उन पार्टियों को ध्यान रखना है जो स्मॉल बिजनेसमैन है, यानी जो 5 करोड़ तक है या फिर 50 करोड़ तक है, उन बिजनेसमैन से हमने कोई माल खरीद रखा है, उन सप्लायर से माल खरीद रखा है, तब हमें इस एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। या तो उनसे एग्रीमेंट कराओ 45 डेज का, अगर आप एग्रीमेंट नहीं कराते हो तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना पड़ेगा। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं करते हो या 45 दिन में नहीं करते हो, तब क्या कंडीशन लागू हो जाती है कि आपकी जो परचेज है वो परचेज नहीं मान के उसको इनकम मान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 5 तारीख को किसी पार्टी से माल खरीदा है और उसको 17 तारीख को पेमेंट कर दिया, यानी 10-12 दिन के अंदर कर दिया, 10-12 दिन के अंदर कर दिया, इन 15 डेज के अंदर हो गया, तो ये अपना अलाउड है। इसका मतलब कोई अपने को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। या फिर आपका उसके साथ एग्रीमेंट है और उसको आप 30 दिन के बाद में भी करते हो तो अभी भी वो अलाउड होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कंडीशन दूसरी आ जाती है कि 5 तारीख को आपने पेमेंट किया और 10/2/2024 को अपने पेमेंट कर दिया। ये भी क्या आता है, ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आ जाता है, यानी मार्च क्लोजिंग होने से पहले आ गया तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा, वो सन्ड्री क्रेडिटर की अपनी ऑडिट की लिस्ट में नहीं जाएगा। हाँ, इसका भी एक मतलब इस सिस्टम में अगर सामने वाली पार्टी का आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है या कोई समस्या हो जाती है तो वो आप पे कोई भी केस वगैरह फाइल कर सकता है, क्योंकि आपने 45 डेज का ब्रेक रूल कर दिया है, रूल ब्रेक कर दिया, 45 डेज का रूल ब्रेक किया है, उसके तहत आप पे कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर आपसी सहमति से सब कुछ चलता है तो वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही क्लोज हो जाएगा, उसका अपने को मार्च क्लोजिंग में नहीं दिखाएंगे तो वो ओपन नहीं होगा। अगर तीसरी कंडीशन आ जाती है कि आपने 5/8 को परचेज किया हुआ, पेमेंट 15/4/2024 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल आपने अगर किसी पार्टी को पेमेंट किया है, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट किया है, तब आपका वो परचेज अलाउड नहीं होगा। तब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ऑडिटर क्या करेगा, उसको क्लोज देकर भेजेगा कि भी नेक्स्ट ईयर हुआ है, 45 डेज का रूल ब्रेक हो गया, तो फिर इसको क्या करेंगे, परचेज की जगह इनकम में जोड़ लेंगे। अब सोचिए किसी पार्टी का 50 लाख रुपए का पेमेंट बकाया है, अब उसको अगर हमारी इनकम में जोड़ देंगे तो कितना ज्यादा इनकम टैक्स हमारे लगेगा। तो इस तरीके से ये 43B का नया एक्ट अमेंडमेंट जो आया है यही बताता है। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखने की ये जरूरत है कि हमें एक तो सामने वाली पार्टी को ये पूछना पड़ेगा जिससे हम माल खरीदते हैं वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं। जो रजिस्टर्ड है उनकी डिटेल अपने को इसमें मेंशन रखनी पड़ेगी। अब अपने को टेली में क्या करना है, ये तो आ गई इसकी रूल और रेगुलेशन का बात। अब टेली में क्या करना है कि मान लीजिए अपने कंपनी खोल रखी है, इसमें कोई जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी ओपन कर लेता हूं, ये कंपनी है। अब यहां पे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड है, कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। तो हम जैसे लिस्ट में जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में आ गया मैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि मेरे पास काफी सारी पार्टियां हैं, इसमें कम से कम 7-8 पार्टियां हैं। अब इनमें से अपने को ये नहीं पता है कि कौन सी रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं रजिस्टर्ड, क्योंकि नया रूल आया है, नया सिस्टम आया है, तो सारी पार्टियों में ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो अभी तो क्या करना पड़ेगा कि अपने को उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप इस एक्ट मतलब इस एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो एमएसएमई में,
अगर वो पार्टी बोलती है कि हाँ रजिस्टर्ड है, अपने को सर्टिफिकेट भेज देती है तो हम क्या करेंगे, उन सिंडिकेट क्रेडिटर में से जितने भी अपने लिस्ट में ये नाम है उनमें से छांट कर उनका एक ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग का मतलब हो गया जैसे यहाँ पे मैं Alt G प्रेस करके ग्रुप नया क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट मास्टर में जाकर ग्रुप, और यहाँ पे MSE कर दिया। अब यहाँ पे क्रेडिटर बना दिया, ठीक है। MSME नहीं करना है, मीडियम नहीं है, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अब इस पे कंट्रोल एंटर प्रेस करके यहाँ पे जैसे ये दिल्ली वाली पार्टी है, इसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं रजिस्टर्ड हूँ और मेरा पेमेंट 45 डेज के अंदर होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट है तो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो मेरा 15 दिन के अंदर होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इस पार्टी पे कंट्रोल एंटर एक साथ लगाएंगे और यहाँ पे इसको किसमें डाल देंगे, MSE में डाल देंगे। फिर इसी तरीके से इसमें से जैसे 3 पार्टियों ने और बोल दिया ये भी रजिस्टर्ड है तो इनको इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद में इसमें जैसे जैसे जो पार्टी रजिस्टर्ड है उनको हम क्या करेंगे, अलग ग्रुपिंग करके रखेंगे, ताकि अपने को ध्यान में रह जाए कि हाँ भाई ये पार्टियां हैं, ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, इन पार्टियों को थोड़ा टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होगी, थोड़ी नजरों में आनी चाहिए। अब ये पार्टियां हैं, इनमें कोई MSE का रजिस्टर का चक्कर नहीं है, या फिर मीडियम से ऊपर है, या फिर बड़ी कंपनियां 250 करोड़ से ऊपर की है, तो इनमें अपने को कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो इनको अलग रखो। इन पार्टियों को एक तो सन्ड्री क्रेडिटर जो है उनको अलग छांटो। अब ये तो बात हो गई अपनी सप्लाई पे। अब कंडीशन अप्लाई होती है दूसरी कि भाई हम भी तो MSE में रजिस्टर्ड है, हम MSE में रजिस्टर्ड है, तो हम जिन पार्टियों को माल सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, तो हम भी तो 45 डेज में पैसा लेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 45 दिन में या 15 दिन में पैसे देते ही देते रहेंगे, पैसे लेने भी तो अपने को अब लेने भी है। तब हम क्या करेंगे कि भाई हमने जिन जिन पार्टियों को माल बेच रखा है हम उनको बताएंगे, क्या बताएंगे कि भाई हम MSE में रजिस्टर्ड हैं, हमें आप 45 डेज में पेमेंट करो अगर एग्रीमेंट है तो, अगर नहीं है तो 15 डेज के अंदर हमें पेमेंट करो। हम उनको कॉल करके बोलेंगे बार बार। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार सबको बताना पड़ेगा अपने को, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप कोई भी इनवॉइस जारी करते हो, मतलब कोई भी सेल का इनवॉइस देते हो, मान लीजिए ये आपने इनवॉइस भेजा है किसी पार्टी को अभी से, तो उस इनवॉइस के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर दीजिए, ताकि सामने वाली पार्टी को पता चल जाएगा कि आप MSE में रजिस्टर्ड है या नहीं। वो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस कर दिया मैंने, अभी मेरा इनवॉइस क्या है, सिंपल इनवॉइस है सीधा, इसमें कहीं भी कोई डिटेल नहीं है MSE की और की भी रजिस्टर्ड है या नहीं, सामने वाली पार्टी को ये चीज नहीं पता लगने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, Alt F3 प्रेस करने पे अल्टर कंपनी, यहाँ पे अल्टर कंपनी के अंदर जाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अपने MSME के रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल देंगे। मान लीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे ये MSME का रजिस्ट्रेशन है। अब देखिए जैसे MSME रजिस्ट्रेशन जो पार्टी आपको भेजेगी वो इस तरह का होगा, ये माइक्रो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, एंटर टाइप माइक्रो है तो मतलब वो 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाला है। अगर यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ आएगा तो 50 करोड़ तक का, वो भी इसमें एक्ट में लागू है। अगर यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ आएगा तब उसको अपने को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये माइक्रो है, तो अब जैसे अपना नंबर है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे, और ये जो नंबर दे रखे हैं ये डाल, इसको कंट्रोल A के साथ प्रेस कर दिया। अब हम कोई भी पार्टी को जैसे ही बिल इनवॉइस, अपना जो इनवॉइस है वो सेंड करेंगे, तो जैसे ही इनवॉइस देंगे, इनवॉइस के साथ में क्या जाएगा, अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ पे देखिए अपनी कंपनी है, एड्रेस आ गया, एड्रेस के नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, उद्यम RJ। अब यहाँ पे आप और कुछ लिखना चाहो, जैसे और भी अगले को बताना है कि हाँ भाई हम रजिस्टर तो है लेकिन माइक्रो में है या किस में है, तो वो चीज में मेंशन कर सकते हैं। वापस F3 में जाकर और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, लास्ट के अंदर ब्रैकेट में कर देंगे माइक्रो है तो माइक्रो, अगर स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल, ताकि अगले को और भी ज्यादा पता चल जाए कि हाँ भाई ये माइक्रो वाले में है, खतरनाक निशान वाले में है, तो इसको पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा अपना। जैसे ही इनवॉइस देखेगा, इनवॉइस देखते ही उसको पता चल जाएगा कि ये माइक्रो में रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से सामने वाली पार्टी को, जिनको हम माल बेचते हैं, उनको बार बार फोन करने की या बताने की जरूरत नहीं है। आप इनवॉइस के अंदर अभी से अपडेट कर दो, जैसे ही इनवॉइस आगे आगे जाएगा तो धीरे धीरे ये नया रूल है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, तब उनको अपने आप पता चल जाएगा अभी MSE में रजिस्टर्ड है तो इसको पेमेंट अपने को इस रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर हमें किन पार्टियों को पेमेंट करना है उनको अपने को एक बार टाइमली इस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।